नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। थीमेटिक फंड मतलब अलग अलग सेक्टर में एक थीम पर बेस्ड फंड में निवेश। अब थीमेटिक फंड में निवेश आपके लिए फायदेमंद क्यों हो सकते हैं? क्या ये सही समय है थीमेटिक फंड में निवेश करने का? थीमेटिक फंड है किसके लिए? इससे जुड़े जोखिम और इससे जुड़ी बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे, माफ कीजिए आज। और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, जरा सबसे पहले उनका परिचय करा दें। हमारे साथ आज है ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटवाल। पंकज जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। और शो की शुरुआत आज के शो में क्या है खास से करेंगे। आज हम समझेंगे क्या होते हैं थीमेटिक फंड, स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल थीम में क्या है अंतर, साथ ही जानेंगे सेक्टोरल फंड से थीमेटिक फंड कैसे हैं अलग, और थीमेटिक फंड में कौन कितना करे निवेश। पंकज जी, थीमेटिक फंड, शुरुआत में थोड़ा बहुत हिंट तो मैंने जरूर दिया कि एक कॉमन थीम से जुड़े हुए फंड में या कॉमन थीम से जुड़ी हुई कंपनियों के शेयरों में निवेश ये पर्टिकुलर थीम करता है। जरा थोड़ा और डिटेल में आप हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी थीम बेस्ड फंड्स की बढ़ती जा रही है और पिछले 1-2 सालों में हमने देखा लोग कुछ थीम से प्रभावित होकर अपने निवेश के डिसीजन जो है वो रखते हैं। इसलिए सबसे पहले थीमेटिक फंड की बारीकियां आपसे समझेंगे। बिल्कुल, देखिए स्वाति, थीमेटिक फंड्स का मतलब यह है कि आप किसी पर्टिकुलर थीम में निवेश कर रहे हैं। जब किसी सेक्टोरल फंड में करते हैं तो एक पर्टिकुलर सेक्टर होता है। यदि हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की या फिर बल्कि हम बात करें टेक्नोलॉजी सेक्टर की, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ आईटी कंपनीज जो हैं उनके शेयर्स आपको मिलेंगे। और जब हम बात करते हैं डाइवर्सिफाइड फंड की, तो वहां पर आपको बहुत सारे सेक्टर्स मिलेंगे। लेकिन थीमेटिक फंड में एक पर्टिकुलर थीम होगी। वो थीम जैसे कि मान लीजिए कंजम्पशन थीम की बात करें, या फिर हम रूरल इंडिया की बात करें, या एक बिजनेस साइकिल की बात करें, तो कोई पर्टिकुलर थीम होगी। इस थीम के अंदर सारे सेक्टर तो नहीं, लेकिन कुछ सेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होगा जिनका एक दूसरे से संबंध होगा। यानी कि यदि हम बिजनेस साइकिल की बात करें तो मैक्रोस के आधार पर उस वक्त पर जिन सेक्टर्स में बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद है, तेजी की उम्मीद है, वो सेक्टर्स उस स्कीम के पोर्टफोलियो में होंगे। यदि हम बात करें कंजम्पशन की, तो ऐसे सेक्टर्स जिनका कंजम्पशन से संबंध है वो सेक्टर उस फंड के थीम में होंगे, वो पोर्टफोलियो में होंगे। तो इसका मतलब कहने का यह है कि थीमेटिक फंड से फंड मैनेजर ये उम्मीद करते हैं कि एक टाइम पर, क्योंकि सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कौन से सिलेक्टेड सेक्टर्स हैं जो कि निवेशकों को ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले में बेहतर रिटर्न दिला सकते हैं, तो उन सेक्टर्स को मिलाकर वो थीम तैयार की जाती है। और वो थीम में कोशिश होती है दूसरे डाइवर्सिफाइड फंड्स के मुकाबले में बेहतर रिटर्न्स दिला पाएं। बिल्कुल पंकज जी, आपने इनफैक्ट अलग अलग सेक्टर पर एक थीम, वैसी कंपनीज में निवेश का जिक्र किया। अब क्योंकि लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं थीमेटिक फंड्स और सेक्टोरल फंड्स में, उनको लगता है, कई निवेशकों को लगता है शायद ये एक ही तरीके के फंड्स हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। इनकी बारीकियां और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इस पर मैं चर्चा करूं। उससे पहले जो थीमेटिक फंड्स में निवेश के अप्रोच होते हैं, एक तो टॉप डाउन अप्रोच की बात होती है। एक एपिसोड हमने आपके साथ किया था टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच पर भी। जितना हम समझ पा रहे, थीमेटिक फंड्स में टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल थीम के निवेश स्ट्रैटेजी के आधार पर जो थीमेटिक फंड है उसको चूज करने की प्रक्रिया कही जाती है। इनको थोड़ा सा और बारीकी से आप समझाएं। बिल्कुल, देखिए, आप जब टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच की बात करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। एक स्टाइल में ऐसा है, यदि हम बात करें कि टॉप डाउन अप्रोच की हम बात करें या फिर बॉटम अप अप्रोच की बात करें, तो यहां पर किस तरह से स्टॉक सेलेक्ट किए जा रहे हैं। बॉटम अप अप्रोच में यह है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ध्यान देते हैं, यानी कि किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। और जब हम जब हम टॉप डाउन की बात करते हैं तो हम ओवरऑल मैक्रोस की बात करते हैं कि इस वक्त पर किस तरह के सेक्टर्स में परफॉर्मेंस अच्छी देखी जाएगी। तो इसके लिए जब आप बिजनेस साइकिल की बात करते हो तो यहां पर डेफिनेटली आप ये देखते हो कि मैक्रोस कैसे हैं,
इस वक्त पर ग्लोबल क्यूज या फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनके आधार पर कौन से सेक्टर्स बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन यदि आप किसी पर्टिकुलर जैसे कंजम्पशन की बात करें तो वहां पर आप ये देखेंगे कि इस सेक्टर के अंदर यानी कि जो भी सेक्टर है एफएमसीजी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहां पर कौन से ऐसे शेयर्स हैं, मान लीजिए कि उस वक्त पर वो पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म ना भी कर रहा हो तो उस सेक्टर की कौन सी कंपनी बेहतर परफॉर्म कर सकती है अपने फंडामेंटल्स के आधार पर। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आपको, हालांकि मैं सही बोलूं तो किसी भी फंड में आपको दोनों ही स्टाइल को फॉलो करना होता है, लेकिन फिर भी जहां तक बिजनेस साइकिल का सवाल है यहां पर कोशिश ये होती है, क्योंकि सिक्लिकल जब आपका सिलेक्शन होता है तो ये होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर कौन से सेक्टर्स बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहां पर हम इंडिविजुअल स्टॉक से पहले ओवरऑल सेक्टर्स का सिलेक्शन करते हैं। तो इस तरह से आपको ये देखने के लिए कि कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और फिर उन सेक्टर्स में कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी, वो जानने के लिए हम इस तरह से इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स को फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो हमने इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स और थीमेटिक फंड इन बेसिक नेचर क्या होते हैं ये पंकज जी से समझा। अब थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए सेक्टोरल फंड ये क्या होते हैं? बिल्कुल, देखिए जब सेक्टर की बात करते हैं, मैं और बहुत आसान भाषा में एक बात बताऊंगा कि लोग ये पूछते हैं कि मैं सेक्टर फंड में क्यों करूं, क्यों ना डाइवर्सिफाइड फंड में ही करूं। डेफिनेटली आपको शुरुआत में डाइवर्सिफाइड फंड में ही करना चाहिए, क्योंकि वहां पर मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं और एक सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस ना भी आ पाए किसी वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसी या फिर डॉलर का फ्लक्चुएशन, कोई भी रीजन की वजह से उस सेक्टर पे दबाव आएगा, तो फंड मैनेजर के पास चॉइस है कि उस सेक्टर में एलोकेशन कम करके दूसरे सेक्टर में बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है तो सेक्टर में क्यों करें। अब जैसे आप कभी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि मैं आईटी का स्टॉक लूं या मैं एफएमसीजी का स्टॉक लूं, तो आप क्यों देखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इस सेक्टर में या इस स्टॉक में मुझे दूसरों से ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। इसी तरह से जब आप किसी सेक्टोरल फंड में करते हैं, मान लीजिए आप फार्मा सेक्टर में करना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोरोना के पीरियड में हेल्थ केयर में और फार्मा में अच्छी तेजी देखी जाएगी, जिस वजह से आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। या आपको लगता है कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन स्कूलिंग, ऑनलाइन स्टडीज ये सब चल रहा है, तो आईटी सेक्टर में शायद ज्यादा तेजी देखी जाएगी। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, उस सेक्टर का चुनाव करते हैं और एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहां पर रिस्क आपका बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही सेक्टर है। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि एक सेक्टर में नहीं, लेकिन 4-5 सिलेक्टेड सेक्टर हो एक थीम के अंडर में, तो ऐसे में आप थीमेटिक फंड का चुनाव कर रहे हैं। तो ये अंतर है, डाइवर्सिफाइड में बहुत सारे सेक्टर्स हैं और सेक्टरल फंड में सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर या उससे मिलता जुलता कोई सेक्टर रहेगा। लेकिन आपको बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं चाहिए, आपको बहुत डाइवर्सिफाइड भी नहीं चाहिए, तो ऐसे में एक पर्टिकुलर थीम आप चुन लेते हैं, ये सोच के कि इस वक्त पर इस थीम की ज्यादा डिमांड रहेगी। मतलब अगर हम थीमेटिक वर्सेस सेक्टोरल फंड के बेसिक डिफरेंस की बात करें तो सेक्टोरल से क्या एक तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बन जाता है, क्योंकि एक ही सेक्टर के अलग अलग मे बी फंड में निवेश हो, और वहीं थीमेटिक में एक ही तरह की थीम में डाइवर्सिफाइड निवेश हम कर पाते हैं, और सेक्टोरल के मुकाबले थीमेटिक फंड में इस वजह से थोड़ा जोखिम भी कम होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सेक्टरल फंड की अगर बात करें, मान लीजिए उदाहरण मैंने पहले भी दिया था आईटी सेक्टर की, तो यहां पर क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो में इन्फोसिस है, टीसीएस है, इस तरह की विप्रो है, इस तरह की कंपनीज होंगी, लेकिन सारी आईटी सेक्टर की कंपनी है। अब किसी वजह से मान लीजिए स्पेशली अगर आईटी की बात करूं तो यहां पर अगर रुपया मजबूत होता है तो शायद आपके पोर्टफोलियो पे प्रेशर आएगा, लेकिन आपने आईटी सेक्टर नहीं चुना, बल्कि आपने एक बिजनेस साइकिल फंड चुन लिया या आपने एक कंजम्पशन थीमेटिक फंड चुना। तो यहां पर क्या है, कंजम्पशन में सिर्फ एक सेक्टर नहीं होगा, बल्कि एफएमसीजी भी होगा, इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, टेलीकॉम भी होगा। तो इस तरह से अगर किसी वजह से टेलीकॉम सेक्टर पे प्रेशर आ भी रहा है तो आपके पोर्टफोलियो में एफएमसीजी या फिर हेल्थ केयर इस तरह के सेक्टर्स भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब ये सोच रहे हैं कि एक ही सेक्टर में नहीं, उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि सारे सेक्टर एक टाइम पे परफॉर्म नहीं करते हैं, तो आप एक थीमेटिक फंड का चुनाव कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे निवेशक जो पहले से बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी कि इनके पोर्टफोलियो में पहले से ही डाइवर्सिफाइड फंड्स हो, तब वो ऐसे में थीमेटिक फंड को ऐड करने के बारे में जरूर सोचें।
बिल्कुल। अब थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए और थोड़ा सा क्योंकि सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड में लोगों की रुचि काफी बढ़ती जा रही है, तो थोड़ा एग्जाम्पल आप और बता सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में कौन से ऐसे थीमेटिक फंड्स या कौन सी, नॉट थीमेटिक फंड बट थीम्स हैं जो काफी ज्यादा निवेशकों में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं? बिल्कुल, एक थीम की बात करूंगा, कंजम्पशन थीम। अब देखिए, आपको मालूम है आज की तारीख में लोगों की खर्च करने की क्षमता जो है बढ़ती जा रही है, यानी कि परचेसिंग पावर, क्योंकि इनकम में काफी ग्रोथ देखी गई है। साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग का जो ये चलन चला है, इसकी वजह से भी अब और ज्यादा परचेस होती है, और ज्यादा यहाँ पर लोग खरीदारी करते हैं, क्योंकि पहले कभी जाएंगे मार्केट तब बाय करेंगे। ग्रोसरी से लेकर और आपके कपड़े तक सभी कुछ आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, हर तरह की चीजें। रूरल इंडिया में भी अब ये देखा गया है कि कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, वहां पर भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में जो उदाहरण मैंने दिए, आपको ये बात समझ में इससे आ जाती है कि कंजम्पशन जो थीम है, इसकी डिमांड बढ़ेगी। यहां पर दूसरे सेक्टर्स या दूसरे थीम के मुकाबले में आप बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद करेंगे। तो आपने क्या सोचा कि ऑलरेडी मेरे पास लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, अब मुझे एक फंड और ऐड करना है, तो चलिए हम थोड़ा सा अधिक रिस्क के साथ बेटर रिटर्न्स अर्न करने के बारे में सोचते हैं। तो आपने कंजम्पशन थीम के बारे में सोच लिया। या इसी तरह से आपको लगता है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दे रही है, तो क्या होगा, सड़कें बनेंगी, बिल्डिंग्स बनेंगी, वहां पर टेलीकॉम में काफी ग्रोथ देखी जाएगी, हॉस्पिटल्स आएंगे, स्कूल्स आएंगे। तो ऐसे में क्या है, इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। तो आपने क्या किया कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जब आपको ऐसा लगता है कि किसी टाइम पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से या फिर उस समय के अनुसार कि खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो आप उस हिसाब से थीम का चुनाव करते हैं। तो ध्यान रहे, हर थीम या हर सेक्टर हर टाइम के लिए सुटेबल नहीं होगी। आपको समय के अनुसार देखना होगा कि इस वक्त पर कौन सी थीम ज्यादा आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो इस लिहाज से तो पिछले अगर 2 साल में देखा जाए, ज्यादा जोर डिजिटल इंडिया पर रहा। जैसा आपने वर्क फ्रॉम होम की भी चर्चा की, तो जो टेक्नोलॉजी है उससे जुड़ा हुआ जिसने थीम पर जिसने किया होगा निवेश, उनको शायद फायदा हुआ होगा। तो ये आपने बेसिकली एक टाइम और इकोनॉमी और उस टाइम पे फेस कैसा चल रहा है उस पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है निवेशकों की समझ के लिए। बिल्कुल सही बात है कि ये बहुत ज्यादा इसी पे डिपेंड करता है कि वो वक्त कैसा है, उस वक्त पर कौन से सेक्टर्स या कौन सी थीम ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, थीमेटिक फंड में भी बहुत अंतर है, मतलब एक फंड का दूसरे फंड से काफी डिफरेंस होगा। एक तरफ जब हम बात करेंगे उदाहरण के तौर पर कंजम्पशन थीम की, तो यहां पर आपको ये बात समझ में आती है कि जिन सेक्टर्स का कंजम्पशन से संबंध है, वही सेक्टर्स आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे। लेकिन यदि मैं उदाहरण दूं आपको एक फंड का, जैसे कि बिजनेस साइकिल, तो बिजनेस साइकिल में ऐसी कोई थीम नहीं, यहां पे कोई सेक्टर पर्टिकुलर नहीं है, यहां पर सेक्टर का रोटेशन होगा। एक समय पे हो सकता है कि कोई 4-5 सेक्टर बेहतर प्रदर्शन करें मैक्रोज के आधार पर, आने वाले समय में दूसरे सेक्टर्स उससे बेहतर परफॉर्म कर पाए। तो फंड मैनेजर्स यहां पर सेक्टर्स को रोटेट करते रहेंगे। तो यदि हम बिजनेस साइकिल फंड की बात करें, तो यहां पर आपको एक टाइम पे भले ही 4-5 सेक्टर मिले, लेकिन सेक्टर्स में रोटेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कंजम्पशन की बात करें, तो कंजम्पशन में या इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स ही मिलेंगे। तो निवेशकों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि यदि आप शुरुआत में पहला थीमेटिक फंड ले रहे हैं, तो बिजनेस साइकिल फंड आपका चुनाव कर सकते हैं। या फिर जैसे एक उदाहरण है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड। इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे सेक्टोरल फंड्स को में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि एक फंड ऑफ फंड्स है जहां पर कुछ सेक्टोरल फंड्स होते हैं और समय समय पर ये फंड्स चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह से आपने फंड मैनेजर के पास ये छोड़ दिया कि वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें कौन से सेक्टर्स या कौन से सेक्टर्स को आपके थीम में लेना है। और जब आपको खुद नॉलेज हो कि मुझे पता है इस टाइम पर कौन सा सेक्टर या कौन सा थीम अच्छा करेगा, तब उस वक्त पर आप खुद अपने हिसाब से उस थीम का चुनाव कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, थोड़ा सा मतलब आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से, और यदि अदरवाइज तो एक्सपर्टीज का आपको थोड़ा सा सहारा लेना चाहिए, उस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। वाकई। तो अब थीमेटिक निवेश फायदे, उससे जुड़े जोखिम, कौन और कितना निवेश करे, यह समझना बेहद जरूरी है। इस पर रहेगी चर्चा। और
हमारे आज के खास मेहमान पंकज मटवाल की पसंद के कुछ थीमेटिक फंड भी वो आपको सजेस्ट करेंगे। पंकज जी, आप समझना चाहेंगे थीमेटिक निवेश जिसे करना है उसके पोर्टफोलियो में थीमेटिक निवेश से फायदा क्या हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे हम इंटरनेशनल फंड में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, तो इंटरनेशनल भी एक थीम हो गई कि आप इंटरनेशनल में यूएस ब्लू चिप फंड में करना चाह रहे हैं, या फिर आप ताइवान या चाइना फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और उससे भी आगे अगर हम बात करें तो जैसे यूएस में भी बात करेंगे तो एनवाईएससी बैंक प्लस फंड्स, इस तरह के कुछ एएमसीज ने ये फंड भी लॉन्च किए। तो यहाँ पर सिर्फ आईटी कंपनीज या फिर आईटी से रिलेटेड जो बिजनेस हैं उन्हीं में निवेश होता है। तो किसी निवेशक को यदि डोमेस्टिक फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उन्हें अब इंटरनेशनल फंड में करना है, वो एक थीम हो सकती है। दूसरा, साथ में आपने देखा कि ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जहां पर आपके पास सभी इक्विटी, डेट, गोल्ड सब कुछ है, इक्विटी में भी वेल डाइवर्सिफाइड है। और अब आप ऐसा सोचते हैं कि आपको थोड़े से रिस्क लेकर बेहतर रिटर्न्स कमाना है, तो अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा पोर्शन, मे बी 10%, 15%, डिपेंडिंग की आप कितना जोखिम सह सकते हैं, उस हिसाब से आप एक थीमेटिक फंड में चुनाव कर सकते हैं। और साथ ही थीमेटिक फंड एक ही नहीं, आप एक से ज्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि थीमेटिक फंड अलग अलग तरह के होते हैं। एक तरफ जैसे हम बात करें कि कंजम्पशन थीम है और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आपको ऐसा लगता है कि दोनों ही थीम की आपको जरूरत है आपके पोर्टफोलियो में, तो आप दो थीमेटिक फंड भी छोटी छोटी मात्रा में अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ओके, तो जो फायदे हैं थीमेटिक फंड के और कुछ जोखिम हर एक निवेश से जुड़े होते हैं, और थीमेटिक फंड में अगर किसी को निवेश करना है तो उससे जुड़े हुए रिस्क जो निवेशक है वो कैसे पहचाने? बिल्कुल, देखिए, किसी भी इक्विटी फंड में, या वैसे मैं सच कहूं तो किसी भी म्यूचुअल फंड में और किसी भी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा रिस्क तो होता ही है। बिना रिस्क का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, लेकिन रिस्क अलग अलग तरह के होते हैं। जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो यहां पर वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव होता है, ये नेचर है इक्विटी मार्केट का। इक्विटी मार्केट कभी ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे होगा, कभी ऊपर होगा, उतार चढ़ाव यहां पर देखा जाता है। अब ऐसे में जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हर सेक्टर हर समय में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो वो रिस्क यहां पर ज्यादा रहेगा। यदि आप किसी सेक्टोरल में या थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की वजह से, या जियोपॉलिटिकल रीजंस, या फिर आईएनआर और डॉलर का जो फ्लक्चुएशन है, उस हिसाब से उन सेक्टर्स पर ज्यादा प्रेशर हो सकता है। तो यदि आपने किसी थीमेटिक फंड में किया हुआ है और उस वक्त उस थीम पर ज्यादा प्रेशर है, यदि हम बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन में ऐसे बहुत सारे काम थे जो कि नहीं हो पा रहे थे, वो काम बंद थे। तो उस तरह के जो थीम्स होंगी या उस तरह के सेक्टर्स होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर लॉकडाउन के टाइम पर उस पर कम ग्रोथ देखी जाएगी, क्योंकि लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे थे। लेकिन उस वक्त पर अगर आप हेल्थ केयर की बात करेंगे, आईटी की बात करेंगे, या फिर एफएमसीजी की बात करेंगे, तो वहां पर डेफिनेटली आप देखेंगे कि वहां पर अच्छी सेल हो रही है और अच्छी ग्रोथ हो रही है, अच्छा प्रॉफिट देखा जा रहा है। तो इस हिसाब से समय समय के अकॉर्डिंग थीम्स और सेक्टर अपना काम करते हैं। तो ऐसे निवेशक जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और जिन्होंने अभी निवेश शुरू किया है, उन्हें तो मेरी राय यही होगी कि वो पहले वेल डाइवर्सिफाइड फंड से ही शुरुआत करें। लेकिन हाँ, ऐसे निवेशक जो आप काफी समय से निवेश कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा वो अधिक जोखिम ले सकते हैं, वो डायरेक्ट स्टॉक्स भी बाय करते हैं, तो क्यों ना एक थीमेटिक फंड को भी इंक्लूड करें, जहां पर उन्हें उस वक्त के हिसाब से जो थीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहां पर उन्हें ज्यादा रिटर्न मिल सके। और ऐसा नहीं है, जिसे मैं अगर बात करूं बिजनेस साइकिल फंड की, तो बिजनेस साइकिल अपने आप में एक अच्छी थीम है, क्योंकि यहां पर मैंने कहा कि सेक्टर का रोटेशन होता रहेगा। अगर फंड मैनेजर अपना काम सही से करे, तो बिजनेस साइकिल फंड में ऐसा स्कोप है कि डाइवर्सिटी फंड के मुकाबले में बेहतर रिटर्न दिला पाए, क्योंकि समय समय पर अगर अच्छे सेक्टर्स वहां पर शामिल किए जाएं, अच्छे स्टॉक शामिल किए जाएं, तो डाइवर्सिफाइड फंड के मुकाबले में बेहतर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर फंड मैनेजर की कॉल गलत जाती है, जो फंड मैनेजर ने सोचा है उस हिसाब से रिटर्न्स नहीं मिलते हैं या वो सेक्टर नहीं चल पाते, तो रिस्क भी यहां पर बढ़ जाएगा। ओके, पंकज जी, थीमेटिक फंड में जो निवेश अवधि है वो लगभग कितने की होनी चाहिए, होराइजन, और कितना परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो थीमेटिक फंड को दिया जाना चाहिए?
बिल्कुल, देखिए पहला जो सवाल है कि कितना समय, मैं कहूंगा कि इक्विटी फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन यानी कि निवेश की अवधि जो है वो 5 साल कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि बीच में मतलब कहने का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट में गिरावट आई तो अगर लंबा वक्त होगा तो आपके पास संभलने का टाइम है, मार्केट ऊपर आ जाएगा। लेकिन यदि आप छोटा नजरिया लेके चलेंगे, मार्केट गिरा तो उसको वापस आने में टाइम लगेगा और आपको लॉस के साथ में शायद लॉस बुक करना पड़े, निकलना पड़े। तो इसके लिए अवधि थोड़ी लंबी होनी चाहिए। साथ ही किस तरह का आपका थीमेटिक फंड है। यदि बिजनेस साइकिल फंड है तो यहां पर तो हमेशा के लिए आप बने रहेंगे तो भी ठीक है। लेकिन यदि आप बात करें किसी ऐसे थीम की, मान लीजिए हम इंफ्रा की बात करें, तो जिस वक्त पर आप ये देख रहे हैं कि अब इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा तेजी देखी जा रही है, उस वक्त वहां पर रहिए। और फिर आपको लगता है कि अभी इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा स्कोप नहीं है तो वहां से निकल जाइए। तो वो हो सकता है कि आपको 3 साल 5 साल में कभी भी डिसीजन लेना पड़े कि आपको यहां से निकलना है। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ मैटर करेगा। लेकिन फिर भी इन जनरल बोलूं तो आपकी निवेश की अवधि हमेशा इक्विटी फंड्स में लंबी होनी चाहिए। अब दूसरी बात है कितना निवेश करना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि जब आप किसी डाइवर्सिफाइड फंड में करते हैं तो वहां भी आपके पोर्टफोलियो में वो सारे सेक्टर्स होते हैं जो थीमेटिक फंड में होंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कंजम्पशन थीम की तो एफएमसीजी आपके डाइवर्सिफाइड फंड में भी होगा। आपका अगर हम यहाँ पर टेलीकॉम की बात कर रहे हैं तो आपका डाइवर्सिफाइड फंड में भी होगा। बस ये हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा एक्सपोजर मिले उन सेक्टर्स में। तो इसके लिए आपके पोर्टफोलियो में 10-15% का थीमेटिक फंड में एलोकेशन मेरे हिसाब से काफी रहेगा। उससे ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए, अदरवाइज तो आपको पर्टिकुलर सेक्टर्स में ओवर एक्सपोजर हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्सिफाइड फंड के जरिए भी आपका एक्सपोजर है और थीमेटिक के जरिए और ज्यादा एक्सपोजर आप वहां पर ले रहे हैं। तो 10-15% का आप एलोकेशन थीमेटिक फंड में कर सकते हैं। ओके, जाते जाते वेरी रैपिडली कुछ फंड्स बता दीजिए। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं यहां पर थीमेटिक की, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, क्योंकि यहां पर मल्टीपल थीम्स है तो मल्टीपल सेक्टर्स है, इसमें आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। इसी तरह से रूरल कंजम्पशन या फिर कंजम्पशन में जैसे रूरल की बात करूं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा रूरल कंजम्पशन या फिर किसी भी कंजम्पशन, इवन आदित्य बिरला सन लाइफ कंजम्पशन फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक यदि कोई मुस्लिम लोग निवेश करना चाहें और कई बार वो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स में ही निवेश करते हैं, तो ऐसे में उनके लिए टाटा एथिकल फंड, जो लोग शरिया कॉम्प्लायंट फंड में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए टाटा एथिकल फंड और टॉरस एथिकल फंड उनके लिए चॉइस है। इसी तरह से यदि इंटरनेशनल में आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपके पास थीमेटिक फंड की चॉइस है, जैसे कि पर इंटरनेशनल में कहूंगा कि आप वेल डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल फंड से ही शुरुआत कीजिए। ओके, तो चलिए, ये हमने आज थीमेटिक फंड पर एक अच्छी खासी चर्चा की पंकज जी से। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए।